प्रधानमंत्री की सिक्किम यात्रा का आज दूसरा दिन। राज्य स्थापना की स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कहा, एनजीओ के कार्यों की मॉनिटरिंग जरूरी। सबका बनाए डिजिटल डेटाबेस। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची में झारखंड से जुड़े 21 मामलों पर की सुनवाई। भूदान जमीन विवाद सुलझा। जीएसएससी शिक्षक भर्ती विवाद पर भी हुई सुनवाई। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे तेज हवा और गरज के साथ हुई बारिश। गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत। 3 दिनों तक ऐसे ही बने रहेंगे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्किम यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अपनी यात्रा के क्रम में श्री मोदी आज सिक्किम की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम पूर्वी भारत का स्वर्ग है। साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। साथियों, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सिक्किम की लाइफस्टाइल, सिक्किम के संकल्प आज ये देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं। यहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अब ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किए गए हैं। इससे किसानों को बाजार से सीधा जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, सिक्किम की आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन महिलाओं की भी है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रोडक्ट बड़े बाजारों तक पहुंचे। डिजिटल इंडिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। स्वयं सिक्किम जैसे प्लेटफॉर्म आज इन महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। साथियों, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सिक्किम की व्यापक क्षमता मौजूद है। यहां के पर्यावरण को भी संरक्षित रखते हुए हमें सिक्किम के इस पोटेंशियल का और इस्तेमाल करना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गैंगटॉक के ऑर्किडियम का दौरा कर सिक्किम की समृद्ध पुष्प और
पारिस्थितिक विरासत को करीब से देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रकृति प्रेमी पर्यटकों से राज्य के ऑर्किडेरियम का भ्रमण करने का आग्रह किया। गैंगटॉक के ऑर्किडेरियम में रखे गए हैं, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका अवलोकन कर रहे हैं। प्रकृति के बेहद करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पसंद करते हैं और गैंगटॉक में स्थित स्वर्ण जयंती मैत्रेय मंजरी ऑर्किडेरियम, जिसे ऑर्किड वंडरलैंड भी कहा जाता है, ये सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और फूलों की विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख केंद्र है। और आपको बता दें कि ये जो ऑर्किडेरियम है ये रिज पार्क के पास स्थित है और भारत का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत कूल हाउस ऑर्किडेरियम ये माना जाता है। आपको बताएं इस ऑर्किडेरियम की विशेषता तो यहाँ सैकड़ों देशी और विदेशी ऑर्किड प्रजातियों को जलवायु नियंत्रित वातावरण में रखा गया है। कई अलग अलग तरीके के ऑर्किड्स यहाँ हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सिक्किम दौरे के क्रम में आज सवेरे राज्य के युवा खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेला। प्रधानमंत्री ने इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने लिखा कि गैंगटॉक के सुबह में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलना उनके लिए बेहद ऊर्जा देने वाला अनुभव रहा। ये है आपकी ताकत है। आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे? दो गोल मार चुके आप अब। कमान फिर से एक हैट्रिक हो जाएगा सर। आप अच्छा कोच मिलेगा बाद में। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। आपको मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है, तो तब तक आप खिलाड़ी पक्के बन जाएंगे। तो आपको अभी से सोचना चाहिए कि हम ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हम भी ओलंपिक खेल लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल महिला बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विभाग के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन ने अधिकारियों से स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जा रही योजनाओं के संचालन, गतिविधियों तथा कार्य प्रगति की जानकारी ली। मौके पर मुख्यमंत्री ने योजनाओं के संचालन से संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने राज्य के कामकाजी महिलाओं से संबंधित डेटाबेस जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राजधानी में बन रहे कई कनेक्टिंग फ्लाईओवर के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भू अर्जन से संबंधित कार्यवाही जल्द पूरा कर कार्य को गति प्रदान करने का निर्देश दिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रस्तावित करमटोली से साइंस सिटी चिरौंदी फ्लाईओवर निर्माण योजना को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने रांची की सड़कों के डिवाइडरों पर मौजूद अनावश्यक कट्स बंद करने का भी निर्देश दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए नमो स्टॉल वितरण योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत छोटे व्यवसायियों को आज से निःशुल्क आधुनिक ठेले उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री सेठ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री से प्रेरित ये योजना स्वच्छ रांची, समृद्ध रांची के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोपहर बाद 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। गिरिडीह में गोलगप्पा खाने से हुए फूड पॉइजनिंग के कारण बच्चे की मृत्यु को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। राज्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य भर में फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची के दुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की रखवाली करने वाले दिवंगत सुरक्षा प्रहरी के परिजनों से कल भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और रांची की मेयर रोशनी खलको समेत कई नेता शामिल थे। नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घटना कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की और मौके पर मौजूद नेताओं ने परिवार को आर्थिक सहायता भी सौंपी। नहीं मिला, उनके एक और रिश्तेदार हैं, वो 3 साल काम किए, उनको वेतन नहीं मिला। उसके पहले एक और रिश्तेदार है, उनको 1 साल का वेतन नहीं मिला। और अभी रांची उपायुक्त इसके अध्यक्ष हैं, तो उनको देखना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अविलंब इनको नौकरी, इनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सब भी जवान हैं, 5 लोग हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह घृणित है और ये लोग कह रहे हैं कि हम फांसी की सजा मिलना चाहिए। तो फास्ट ट्रैक बनाकर एकदम कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा और अविलंब इनको आर्थिक सहायता बड़े स्तर पर होनी चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार क्या कर रही है? ये मुख्यमंत्री जाके बंगाल में और असम में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं और झारखंड में आदिवासी बेटों की हत्या हो रही है। समानांतर अपराधियों की सरकार चल रही है, अपराधी बेलगाम हो चुके, अपराधी को पुलिस प्रशासन से कोई भय नहीं है और उसी का परिणाम है कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर उनका फोकस पॉइंट नहीं रह गया है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। ये बात बार बार प्रमाणित इन प्रकार की घटनाओं से हो रहा है। सरकारी नौकरी इस परिवार के सदस्य को दे और अविलंब 50 लाख रुपए की मुआवजा देने का काम करे। सिर्फ आदिवासी करने से काम हो जाएगा? जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध रूप से नशाखोरी का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में नशा का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इस हत्या के पीछे भी नशा एक मुख्य कारण है और नशा लेकर के, नशा का धारण करके लोगों ने इस प्रकार घटना को अंजाम देने का काम किया है। रांची के मेयर रोशनी खलको जब परिजनों से मिलने गईं, तो परिजनों की बच्चियां उन्हें पकड़कर फफक कर रो पड़ी। रोशनी खलको ने बच्चियों के आंसू पोंछे और उनका हौसला बढ़ाया। पूरा माहौल इस दृश्य को देखकर सन्न हो गया। भाजपा के नेता परिजनों के आंसू पोंछते और सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाते नजर आए। जितनी भी मंदिरें हैं या धरोहर है, इस तरह की बड़ी धरोहर है, इसका रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ना इस पर ध्यान दे रही है, न गार्ड मुहैया कराती है और जो गार्ड को रखा है उसे ठीक से वेतन नहीं दिया जा रहा, तो कार्य वो कैसे करे? और जिस तरह की घटनाएं हो रहे हैं कि लोग थक जाते हैं, तब मंदिर का आसरा होता है। अब मंदिर में ही इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो राज्य सरकार को है कि सजग होने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। बिरसा मुंडा के परिवार से नेताओं की ये मुलाकात जहां संवेदना और समर्थन का संदेश देती है, वहीं ये घटना राज्य की व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर झामुमो और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सहयोगियों पर जमकर हमला बोला है। सरायकेला खरसावां के राजनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में विपक्ष का रवैया बड़ी बाधा बन रहा है।
सभी लोगों को, महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। एक अच्छा से सबका भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, ये प्रयास करके लाया गया था। लेकिन कांग्रेस ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बिल को पास होने नहीं दिया। अब जनता, महिला पूछ रही है कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछ रही है कि आप हमें भागीदारी देने से क्यों वंचित हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कल रांची में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण जन सुनवाई की। आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई इस जन सुनवाई के दौरान झारखंड से जुड़े कुल 21 मामलों पर विचार विमर्श हुआ। मौके पर भूदान की जमीन और शिक्षक नियुक्ति जैसे गंभीर विषयों पर भी चर्चा हुई। कई मामलों पर मौके पर ही राहत प्रदान की गई और लापरवाही बरतने वाले विभागों के खिलाफ सख्त निर्देश भी जारी किए गए। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहां 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी तैयारियां अब अंतिम चरण में है और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया गया है। दूसरे चरण में राज्य के 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर बूथ पर वेबकास्टिंग, सीसीटीवी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इस बार मतदान केंद्रों के साथ साथ वहां तक जाने वाली सड़कों को भी सीसीटीवी कवरेज में लाया गया है, ताकि मतदाताओं को डराने धमकाने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की व्यापक तैनाती की गई है। 160 मोटरसाइकिलों पर सवार सीएपीएफ जवान संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेंगे। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट और क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात रहेगी। हजारीबाग में लगातार हो रहे सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेमोटाण के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में एयरफोर्स में कार्यरत जवान दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये दुर्घटना उस समय घटी जब तेज रफ्तार बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दीपक वर्तमान में हैदराबाद में पदस्थापित थे। वे छुट्टी लेकर दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए हजारीबाग पहुंचे थे। इस घटना पर सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने दुख जाहिर किया है। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू थाना क्षेत्र के सोलिया गांव से एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके घर से एक पिस्टल भी बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी ने खुलासा करते हुए कहा कि हथियार उसे राहुल दुबे गैंग के एक सदस्य ने रखने के लिए दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ पहले से ही पतरातू थाना में मामला दर्ज है और फिलहाल उससे जुड़े अन्य आपराधिक नेटवर्क खंगाले जा रहे हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सिमडेगा के सरकारी विद्यालयों के प्रतिभाशाली बच्चों को जिला प्रशासन ने हेरिटेज भवन व म्यूजियम की दीवारों पर पेंटिंग बनाने का अवसर दिया। उनकी कल्पना शक्ति और कला से सजी ये पेंटिंग्स लोगों को आकर्षित कर रही हैं। जामताड़ा में जनगणना 2027 को लेकर सभी प्रखंडों और निकायों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें मकान सूचीकरण व गणना से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश देकर उन्हें कार्य के लिए तैयार किया गया। जामताड़ा कार्यालय प्रकोष्ठ में परीक्षमान उपसमाहर्ता से मुलाकात कर प्रशिक्षण अनुभवों व प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही सभी को निष्ठा, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के निर्देश दिए गए। चतरा में उपायुक्त की अध्यक्षता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। खेल मैदान तक पहुंचने का मार्ग, बिजली की दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए सोलर पैनल स्थापना
और परिसर प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। कोडरमा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर ओपीडी, रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी, लैब, इमरजेंसी सहित सभी वार्डों का जायजा लिया गया। साफ सफाई नियमित रखने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए गए। देवघर में बढ़ते तापमान और हीट वेव को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र में पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए नाम तथा संपर्क नंबर जारी किए गए। इससे आमजनों की शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के नेरो पंचायत में संध्या चौपाल के दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। जल संरक्षण, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के जरिए आजीविका बढ़ाने पर जोर दिया गया। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 3 मई तक दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिसके बाद वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे गर्म इलाका पलामू का डाल्टनगंज रहा, जहां का अधिकतम उच्चतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे ठंडा इलाका रांची का नामकुम रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार, रांची। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोंके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में रांची जिला स्मिता लीग का कल भव्य आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसडीओ कुमार रजत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस लीग की खासियत यह है कि इसमें फुटबॉल से लेकर बॉक्सिंग तक कुल 6 अलग अलग खेलों में जिले भर की करीब 400 बालिका खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। चीन में 2 से 8 मई तक आयोजित एएफसी अंडर 17 महिला फुटबॉल एशियन कप टूर्नामेंट के लिए घोषित भारतीय टीम में झारखंड की 4 बालिकाओं को जगह मिली है। इसमें झारखंड की एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमणि कुमारी, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा शामिल हैं। ये सभी चीन के लिए रवाना हो गई हैं। भारतीय टीम 2 मई को ऑस्ट्रेलिया, 5 मई को जापान और 8 मई को लेबनान के साथ मैच खेलेंगी। राज्य की बेटियों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार समेत कई लोगों ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल रात एक तरफा मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में कल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले खेलते हुए केवल 75 रन बनाए। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 6 ओवर 3 गेंद में 1 विकेट गंवाकर 77 रन बनाए और 9 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के बाद आरसीबी के 12 अंक हो गए हैं और टीम ने खुद को प्लेऑफ के करीब पहुंचा लिया है। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 28 अप्रैल साल 1740 को श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट का निधन हुआ। वह पेशवा बाजीराव प्रथम और बाजीराव बल्लाळ के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। वे साल 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। उनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। अपने शासनकाल में वे अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहलाए। बाजीराव प्रथम को सभी महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
उनके द्वारा लड़े गए युद्धों में साल 1728 में पालखेड़ का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध था। यह युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जाह के बीच हुआ। इस लड़ाई में बाजीराव ने निजाम को हराया था। इस युद्ध का ही प्रताप था कि मुद्दतों तक किसी शासक ने पेशवाई की तरफ गलत नजर उठाकर नहीं देखा। 28 अप्रैल साल 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित कर एक नया इतिहास रचा। इन 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन PSLV C9 रॉकेट के साथ सफलतापूर्वक किया गया। अपनी 13वीं उड़ान में PSLV C9 ने एक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टोसैट 2A, एक भारतीय मिनी सैटेलाइट IMS-1 और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 8 नैनो सैटेलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किए। इस प्रकार PSLV C9 ने कुल 820 किलो वजन के साथ 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। वर्तमान जीवन शैली और बदलते खानपान के कारण फैटी लिवर की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। फैटी लिवर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर आलोक चंद्र ने बताया कि जो लोग मोटापे के शिकार हैं और जिन्हें डायबिटीज है, उनमें फैटी लिवर एक आम समस्या बन गई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। फैटी लिवर आज के दिन में एक आम समस्या बनती जा रही है, खासकर उन लोगों में जो मोटापे का शिकार हों, शुगर के मरीज हों या लंबे समय से किसी अन्य बीमारी की वजह से दवाई लेते हैं। फैटी लिवर को अगर आम भाषा में कहें तो लिवर के सेल्स में चर्बी जम जाना। ये चर्बी धीरे धीरे लिवर के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है और लिवर के काम में बाधा डालती है। फैटी लिवर अगर लंबे समय तक इलाज नहीं किया गया तो ये सिरोसिस या लिवर कैंसर में भी बदल सकता है। खास बात जानने की ये है कि फैटी लिवर की बाहर से मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे मरीज़ों को समय समय पर अपना जांच कराना चाहिए। इन जांचों में खासकर लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि एक खून जांच है, अल्ट्रासाउंड जिसमें फैटी लिवर का पता चलता है, और फाइब्रोस्कैन जो कि एक अल्ट्रासाउंड की तरह का ही जांच है जो लिवर के अंदर फैट को मापती है। इन 3 जांचों से फैटी लिवर का पता चलता है और इन जांचों के साथ आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें और अगर इलाज की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करें। बट ख़ास बात ये है कि अपने रहन सहन, खान पान और जीवन शैली में बदलाव ज़रूर लाएं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से बाखबर रहना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। समाचार के सेगमेंट में कुछ झलकियां देखते हैं राजस्थान की कला और स्थापत्य की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की सिक्किम यात्रा का आज दूसरा दिन। राज्य स्थापना की स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। 4000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कहा एनजीओ के कार्यों की मॉनिटरिंग जरूरी, सबका बनाएं डिजिटल डेटाबेस। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची में झारखंड से जुड़े 21 मामलों पर की सुनवाई। भूदान, जमीन विवाद सुलझा। जेएसएससी शिक्षक भर्ती विवाद पर भी हुई सुनवाई। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे तेज हवा और गरज के साथ हुई बारिश। गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत। 3 दिनों तक ऐसे ही बने रहेंगे हालात।